हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एकता गुप्ता और आज हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कुछ बहुत ज़्यादा लैंडमार्क केसेस डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, फॉर्म्स, वैलिडिटी एंड वॉइडेबिलिटी ऑफ द मैरिज। ये सारे केस लॉज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किए हैं बिकॉज मेन मोटिव इज कि आपको सारी केस लॉज अच्छे अच्छे समझ में आ जाए और प्लस में ये जो केस लॉज है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक बार इनफैक्ट पढ़ भी लिए ना, आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, प्लस में सेक्शंस के क्रक्स भी समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट केस लॉ इज डॉक्टर सूरजमणि स्टेला गुज्जर वर्सेस दुर्गा चरण हंसदैन अनदर 2001। तो अब इस केस में क्या होता है, जो एपेलेंट है वो हमारी पत्नी है, उसमें उसका नाम है डॉक्टर सूरजमणि स्टेला गुज्जर और उसका पति जो है वो यहाँ पे रिस्पोंडेंट है जिसका नाम है दुर्गा चरण हंसदा। और ये जो दोनों पति पत्नी है वो कुछ ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, अलग अलग इनफैक्ट ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। जो पत्नी थी वो ओरन ट्राइब की थी और जो उसका पति था वो संथल ट्राइब का था। इन दोनों ने हिंदुओं के रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर ली। अब आप सबको पता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके भी अलग रीति रिवाज होते हैं शादी करने के लिए, लेकिन इन दोनों ने वो रीति रिवाज फॉलो ना करके, शेड्यूल्ड ट्राइब के, इन्होंने हिंदुओं के रीति रिवाज फॉलो करके शादी कर ली। अब जो पत्नी है उसका बाद में कहना है कि अभी मेरी शादी चल रही थी मेरे पति के साथ, लेकिन मेरे पति ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली, इसलिए इसकी जो दूसरी शादी है मेरे पति की वो एक तो वॉइड होगी अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। क्योंकि आपने अगर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पढ़ा है तो आपको पता है कि अगर कोई भी बंदा मान लो कि जब उसकी शादी हो रही है तो उसका पहले से ही कोई पति है या पत्नी है जो कि जिंदा भी है और उसके साथ उसकी मैरिज अभी चली रही है, यानी कि डाइवोर्स वगैरह कुछ नहीं हुआ है, तो फिर अगर आप दूसरी शादी कर रहे हो तो आपकी दूसरी शादी वॉइड मानी जाएगी। और प्लस में आपको क्या है, बाइगैमी के लिए चार्ज भी किया जाएगा अंडर सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो यही यहाँ पे पत्नी का भी कहना था। अब कोर्ट ने इसमें क्या बोला, मैं आपको लीगल इश्यूज है ना, जो कोर्ट ने रीजनिंग दी उसके हिसाब से उसके साथ ही समझाती हूँ। तो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हिंदू आखिरकार है कौन, और क्या ये जो मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब है वो हम हिंदू मानते हैं उन्हें या नहीं। और अगर जो मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब है वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अगर शादी कर लेते हैं तो क्या वो डेफिनेशन ऑफ हिंदू में आएंगे। तो अगर आप सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 देखोगे ना, उसमें लॉन्ग लिस्ट प्रोवाइडेड है कि कौन हिंदू होते हैं और किन किन लोगों पे ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है। बट एट द सेम टाइम जो हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 है ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वो क्या बोलता है कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है वो किसी भी हालत में मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन कब एप्लीकेबल हो सकता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन इशू करती है, पब्लिश करती है कि ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के जो प्रोविजंस है वो मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब पे भी एप्लीकेबल होंगे। सिर्फ उसी सर्कमस्टेंसेस में जो है ये जो सारे प्रोविजंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट वो शेड्यूल ट्राइब पे एप्लीकेबल होंगे, वरना जो मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब हैं हम उन्हें हिंदू की कैटेगरी में, हिंदू की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से ये जो सवाल है कि क्या जो सेकंड मैरिज उसके पति ने की थी, एपेलेंट के पति ने, वो वॉइड थी या फिर वो बाइगैमी के लिए प्रोसिक्यूट होना चाहिए, ये सब कुछ सवाल ही खत्म हो गए ना। क्योंकि अगर कोई बंदा हिंदू ही नहीं है तो फिर उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कैसे लगेगा। अब इसमें क्या है, दूसरा ये जो मैंने आपको समझाया है ये पूरा इसमें इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब क्या हुआ, जो वाइफ है, जो एपेलेंट है, उसने ये भी दूसरा कंटेंशन रखा कोर्ट के सामने कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम हिंदू की डेफिनेशन में कवर नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ पे एक रीति रिवाज चला आ रहा है, एक प्रथा चली आ रही है जिसके हिसाब से अगर ऐसी कोई भी सेकंड मैरिज कर लेता है, कोई भी बंदा ऐसी सेकंड मैरिज कर लेता है जबकि उसकी पहली बीवी जिंदा है या फिर मतलब उसकी मैरिज चल रही आ रही है फर्स्ट और उसने सेकंड मैरिज कर ली, तो उसकी ये सेकंड मैरिज वॉइड होगी। प्लस में ऐसा माना जाएगा उसने बाइगैमी कमिट करी है। अब सुप्रीम कोर्ट का सवाल ये था कि अगर ऐसी कोई भी प्रथा है जो ये सब चीजें बोलती है कि सेकंड मैरिज जो है वो वॉइड हो जाएगी और प्लस में बाइगैमी के लिए प्रोसिक्यूट करना चाहिए, तो उस प्रथा जो है उसके क्या क्या क्राइटेरिया उस प्रथा को, उस कस्टम को फुलफिल करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा है कि वो जो कस्टम है इट मस्ट बी क्लियरली प्लीडेड एंड प्रूव्ड, यानी कि जो भी इंसान ये बोल रहा है कि हमारी कम्युनिटी में ऐसी प्रथा, ऐसी कस्टम चली आ रही है जिसकी वजह से सेकंड मैरिज नल एंड वॉइड साबित हो जाती है और बाइगैमी के लिए उस बंदे को प्रोसिक्यूट होना चाहिए, तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये जो कस्टम है ना, वो एग्जिस्ट करता है, उसके लिए उसको एविडेंस देने पड़ेंगे, उसको उसको प्रूव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो कस्टम है मस्ट बी एंशिएंट यूनिफॉर्म रीजनेबल, वो जो पर्टिकुलर कस्टम है वो पुराना होना चाहिए, वो सदियों सदियों से चला आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ साल किसी ने फॉलो करा फिर उसके बाद रोक दिया, फिर कुछ साल बाद दोबारा कंटिन्यू आपने कर लिया। देन वो रीजनेबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जस्टिस होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी आर्बिट्री अनरीजनेबल है। फिर
इट मस्ट मेक द सेकेंड मैरिज वॉइड बाय इटसेल्फ। वो कस्टम को स्पेसिफिकली बोलना चाहिए कि अगर आपने ऐसे सेकेंड मैरिज कर ली है तो वो नल एंड वॉइड होगी, वो शून्य होगी। उस कस्टम को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि अरे सेकेंड मैरिज अगर आपने करी है ना तो ये मतलब बहुत गलत बात है, ऐसे ये मतलब नहीं होना चाहिए। ये नहीं, उसको स्पेसिफिकली ये स्पेसिफाई करना है, ये बोलना चाहिए कि ऐसा है, सेकेंड मैरिज करी है तो वो वॉइड ही है, वो शून्य है। लेकिन क्योंकि जो एपेलेंट है वो मतलब प्रूव नहीं कर पाई, मतलब होगा चलो उसके यहाँ पे कस्टम, बट वो एविडेंसेस नहीं दे पाई कि ठीक है ये कैसा एक कस्टम है और ये बहुत सालों से चला आ रहा है, तो ये जो ऐसे एविडेंसेस है वो क्योंकि एपेलेंट नहीं दे पाई, इसलिए जो रिस्पोंडेंट है उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं बना, क्योंकि वो हिंदू नहीं था, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा और उसकी ना सेकेंड मैरिज वॉइड मानी जाएगी, ना उसको बाइगामी के लिए प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। नाउ सेकंड केस इज एस नागालिंगम वर्सेस शिवागामी। ये भी 2001 का केस है। तो अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, एक शिवागामी है और एक नागालिंगम है, इन दोनों की शादी हो गई थी। शादी के बाद शिवागामी का ये कहना है कि क्योंकि मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे इल ट्रीटमेंट करता है, क्रूअल ट्रीटमेंट करता है, तो मैं इसका घर छोड़ के जा रही हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहने जा रही हूँ। अब जब शिवागामी चली गई घर छोड़ के, तो नागालिंगम ने एक सेकेंड मैरिज कर ली विद कस्तूरी। और देखने की बात यह है कि अभी नागालिंगम की जो फर्स्ट मैरिज है वो अभी भी वैलिड है, क्योंकि उसने कोई डाइवोर्स वगैरह नहीं लिया। इसी ग्राउंड पे शिवागामी जो है वो एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर देती है कि मेरा जो पति है वो बाइगैमी के लिए लायबल है, क्योंकि मेरी अभी मैरिज उसके साथ वैलिड है और तब भी फिर भी उसने सेकंड मैरिज कर ली, तो आप उसको प्रोसिक्यूट करो अंडर सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। अब इस पर्टिकुलर केस में कुछ सवाल उठे। पहला सवाल ये है कि ये जो नागालिंगम है इसने जो सेकंड मैरिज करी है क्या वो वैलिड है या फिर नहीं। वैलिड इन द सेंस कि क्या ये जो मैरिज है वो हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज के हिसाब से हुई है, ये देखना है। सेकंड पॉइंट होता है हमें ये पता लगाना है कि ऐसा बोलते हैं ना, सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बोलता है कि अगर कोई भी हिंदू मैरिज टेक प्लेस हो रही है, सोलमनाइज हो रही है, तो वो कब मानी जाएगी कि वो वैलिड है, जब सप्तपदी यानी कि 7 फेरे इन्वॉल्व होंगे। ये एक बेसिकली एसेंशियल सेरेमनी है। अब थर्ड होता है कि सेक्शन 7A जो है ना वो स्टेट और तमिलनाडु में इंप्लीमेंट किया गया है। उसके अंदर ये बताया गया है कि ठीक है अगर सप्तपदी नहीं भी है, लेकिन उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी बताई गई है कि अगर वो प्रेजेंट है तो ऐसा माना जाएगा कि शादी जो है वो हुई है और वो वैलिड है। तो अब वो आगे देखेंगे कि वो ऐसी क्या क्या सेरेमनीज है जिसकी वजह से स्टेट और तमिलनाडु के अंडर सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो शादी है वो वैलिड मानी जाएगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या ऑब्जर्व किया, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो यही बात देखी कि ठीक है जो फर्स्ट मैरिज थी वो सबसिस्ट कर रही थी, यानी कि वो वैलिड थी, वो चल रही थी। फिर भी जो नागालिंगम है उसने सेकंड मैरिज जो है वो सोलमनाइज कर ली, वो सेकंड मैरिज कर ली। अब सेकंड मैरिज की वैलिडिटी देखते हैं। तो जो स्टेट और तमिलनाडु है उन्होंने क्या है अमेंडमेंट से सेक्शन 7A ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लाए हैं, जिसके अंदर ये बोला गया है कि भले ही सप्तपदी यानी कि 7 फेरे इन्वॉल्व ना होना शादी में, तब भी जो है वो शादी वैलिड मान सकते हैं अगर क्या है वो सोलमनाइज है, वो पूरी शादी हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव्स फ्रेंड्स एंड डिक्लेरेशन गारलैंडिंग टाइमिंग ऑफ थाली एक्सेट्रा इज डन। तो मतलब ये कि पूरे घर वाले रिलेटिव्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट है शादी में, फिर उसके बाद वरमाला वगैरह पहनाई गई है, या फिर टाइम ऑफ थाली मतलब एक मंगल सूत्र जैसा होता है ना थाली, वो सब कुछ हुआ है। ये अगर सेरेमनीज टेक प्लेस हुई है तो हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है अगर 7 फेरे नहीं भी लिए तब भी जो है वो मैरिज वैलिड है अंडर सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो अब ये जो नागालिंगम ने क्योंकि सेकंड मैरिज जो है पूरे रीति रिवाज के हिसाब से करी अंडर सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, तो ये माना जाएगा कि उसने जो सेकंड मैरिज करी है वो वैलिड है। अब अगर वो सेकंड मैरिज वैलिड है और उसने सेकंड मैरिज तब करी जब उसकी पहली पत्नी जिंदा थी और पहली पत्नी के साथ उसकी मैरिज चल रही थी, तो इसलिए हम बोलेंगे उसको हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। क्योंकि देखो अगर जो सेकंड मैरिज है ना वही वॉइड हो जाती, वही ऐसा डिक्लेयर हो जाता कि भाई सेकंड मैरिज जो है वो तो वॉइड है, वो तो वैलिड है ही नहीं, तो फिर आप सेक्शन 494 ऑफ द आईपीसी के अंदर किसी को कैसे प्रोसिक्यूट कर सकते हो। क्योंकि सेक्शन 494 आईपीसी यही तो बोलता है ना कि किसी ने बाइगैमी तब कमिट करी है जब वो शादीशुदा, उसकी शादी चल रही है और तभी वो सेकंड मैरिज में एंटर हो जाता है। और सेकंड मैरिज जो है वो सही होनी चाहिए, अगर वो ये प्रूव हो जाए कि वो वॉइड है यानी कि सेकंड मैरिज हुई नहीं, तो अगर शादी ही नहीं हुई दूसरी वाली तो आप किसी को बाइगैमी के लिए कैसे जो है वो प्रोसिक्यूट कर सकते हो। बट क्योंकि इसमें प्रूव हो गया कि हाँ उसने सेकंड मैरिज की और उसकी सेकंड मैरिज सही है, बिल्कुल पूरी रीति रिवाज के हिसाब से हुई, इसलिए हम उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 494 ऑफ द आईपीसी विच टॉक्स अबाउट बाइगैमी। यही था पूरा केस।
अब ये चीज की जो क्लैरिटी है ना, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर सेक्शन 494 कब अट्रैक्ट होगा, जब जो सेकंड मैरिज है वो वैलिड है तभी। अगर वॉइड ही होगी तब अट्रैक्ट कैसे होगा, वो आपको क्लैरिटी भाऊ राव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 के केस से बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगी। इसमें भी क्या हुआ, ये भाऊराव शंकर लोखंडे की शादी हो चुकी थी इंदुबाई से, और जब इसकी जो शादी है इंदुबाई से हो चुकी थी उसके बाद इसने एक दूसरी मैरिज कर ली कमलाबाई से। अभी ये देखने की बात है कि इंदुबाई से इसकी शादी चल रही थी, इंदुबाई भी जिंदा थी, और इसने कोई अपनी फर्स्ट मैरिज का कोई डाइवोर्स वगैरह कुछ नहीं लिया था, फिर भी इसने क्या है सेकंड मैरिज जो है कमलाबाई से कर ली। अब इसमें क्या है, वही इसके ऊपर इल्जाम लगा। फर्स्ट वाइफ जो है इंदुबाई, उन्होंने कहा कि इसने तो सेकंड मैरिज कर ली, और इसको प्रोसिक्यूट करें बाइगैमी के चार्जेस पे अंडर सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो अब इसमें कुछ सवाल उठे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही उठा कि ये जो भाऊराव शंकर लोखंडे है उसने कमलाबाई के साथ जो शादी करी, क्या वो जो थी वो वैलिड शादी थी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955? क्या वो जो शादी है वो पूरे रीति रिवाज के साथ हुई ही भी है या फिर नहीं है? अब इसमें सेकंड इशू यही है इम्पोर्टेंट, कि क्या अगर आपको सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पीनल कोड लगाना है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेकंड मैरिज किसी भी बंदे ने करी है वो वैलिड होनी चाहिए। वैलिड का मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे, कि मतलब प्रॉपरली कस्टम्स रिचुअल्स के हिसाब से होनी चाहिए, या हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो दिया उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब दिए इसी में। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये बोली कि अगर आपको सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लगाना है, जो कि बाइगामी की बात करते हैं, उसके लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है कि जो सेकंड मैरिज है वो सोलमनाइज होनी चाहिए। सोलमनाइज का मतलब क्या होता है, कि वो जो मैरिज है, जो आपने सेकंड मैरिज करी, वो बढ़िया तरीके से सेलिब्रेटेड होनी चाहिए, वो प्रॉपर रीति रिवाज के साथ होनी चाहिए, जो भी हिंदू राइट सेरेमनीज है वो सब कुछ फॉलो होना चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने दो एसेंशियल सेरेमनीज बताई जो हिंदू में ज्यादातर होती है, या फिर हिंदू मैरिज हम बोल सकते हैं कि वैलिड है उसकी, अगर वो दोनों सेरेमनीज हुई है। तो फर्स्ट इज इन्वोकेशन बिफोर द सेक्रेड फायर, जैसे हम वाउज लेते हैं, वादे कस्में वगैरह होती है, और सेकंड इज सप्तपदी, जैसे कि सात फेरे। पर अब इसमें क्या होता है, ये भाऊराव शंकर लोखंडे की जो दूसरी शादी हुई थी ना, इसमें ऐसी कोई भी सेरेमनीज, ऐसे कोई भी कस्टम्स वगैरह कुछ भी फॉलो नहीं करे गए थे, और ऐसा भी कोई प्रूव नहीं था कि भाई जो उनकी जिस कम्युनिटी में शादी हुई, जो पूरी कम्युनिटी थी, उन्होंने वो ऐसे कस्टम्स वगैरह नहीं फॉलो करते थे। वो फॉलो करते थे पूरे, ये ऐसी रीति रिवाज उनके कस्टम्स में उनकी कम्युनिटी में होती थी। बट फिर भी क्योंकि सेकेंड मैरिज इन रीति रिवाज के हिसाब से हुई नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सेकेंड मैरिज वैलिड थी। इसलिए क्योंकि रीति रिवाज वगैरह फॉलो नहीं हुए, ये पूरे कस्टम्स वगैरह, ये जो हमने दो एसेंशियल सेरेमनीज बताई है वो फॉलो नहीं हुई, इसलिए भाऊराव शंकर लोखंडे की जो दूसरी शादी थी वो वॉइड थी। और भाई, अगर शादी ही वॉइड है, दूसरी शादी ही नहीं हुई, तो फिर आप किसी भी बंदे को कैसे प्रोसिक्यूट कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ बाइगैमी? क्योंकि बाइगैमी का मतलब तो यही है ना कि उस बंदे ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी कैसी शादी? वैलिड मैरिज कर ली। हालांकि वो जो दूसरी शादी है वो हम वॉइड मानेंगे अंडर सेक्शन 11, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सही रस्मों रीति रिवाज के हिसाब से होनी चाहिए, सेकंड मैरिज पूरी वैलिड होनी चाहिए, तभी सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पीनल कोड है वो अट्रैक्ट होगा, वरना नहीं होगा। और क्योंकि इस केस में जो है वो सेकंड मैरिज जो है वो रस्म के साथ नहीं हुई थी, वो वॉइड थी, इसलिए बाइगैमी के लिए हम उसको प्रोसिक्यूट ही नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट अब अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझोगे ना, थोड़ा केस लॉ के हिसाब से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं वॉइड बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्या मैं वैलिड बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अब सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 एंड लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000, ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो ऑलमोस्ट सबने सुने हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग केसेस भी है। तो वही इसमें क्या है, बहुत सारी पिटिशंस फाइल हुई थी, क्योंकि अपेरेंटली जो हिंदू मैन है वो शादी कर लेता था अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स, हिंदू सेरेमनीज अंडर द हिंदू लॉ, उसके बाद कन्वर्ट हो जाता था इस्लाम में और दूसरी बीवी से शादी कर लेता था, क्योंकि अपेरेंटली जो मुस्लिम लॉ है उसमें अप टू 4 वाइफ्स अलाउड है। तो अब इसमें जो है पिटिशंस फाइल होने लगी कि इट इज वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट। तो बहुत सारे लीगल इश्यूज अराइज हुए। फर्स्ट तो यही था कि क्या हिंदू हस्बैंड जो है वो ऐसे कन्वर्जन करके सेकंड मैरिज जो है वो ऐसे कर सकता है, क्या ये अलाउड है? बल्कि उसने फर्स्ट मैरिज जो है वो डिसॉल्व भी नहीं करी है अभी तक, अपनी पहली बीवी से ना उसने तलाक लिया ना डाइवोर्स, मतलब कुछ भी नहीं किया, और उसने कन्वर्ट होकर सेकंड मैरिज कर ली। तो ये सेकंड मैरिज का क्या सीन रहेगा, क्या ये वैलिड है, इनवैलिड है, क्या रहेगा? देन ये भी हुआ कि मान लो अगर आप बोल रहे हो कि सेकंड मैरिज जो है वो इनवैलिड है, तो क्या हम उस हिंदू हस्बैंड को, मतलब जो भी था वो हस्बैंड, उसको हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पीनल कोड? तो कोर्ट ने इसमें क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि मान लो अभी एक हिंदू पर्सन है, उसकी शादी हो रखी है, उसने कन्वर्ट कर लिया इस्लाम में और उसने दूसरी शादी कर ली,
तो अब जब उसने दूसरी शादी कर ली ना, तो वो भी कन्वर्ट होके, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे ऑटोमैटिकली उसकी जो फर्स्ट मैरिज है वो डिसॉल्व हो गई। नहीं, उसकी जो फर्स्ट मैरिज है वो अभी तक कंटिन्यू कर रही है, वो अभी तक सबसिस्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। उसकी जो मैरिज है, फर्स्ट मैरिज अभी भी हिंदू लॉ के हिसाब से ही गवर्न होगी और हिंदू लॉ के हिसाब से ही डिसॉल्व होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फर्दर यही कहा कि जो सेकंड मैरिज जो आपने पोस्ट कन्वर्जन करी है वो इनवैलिड होगी, और साथ साथ में सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पीनल कोड भी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि बायगैमी के दोनों जो चीजें हैं वो फुलफिल हुई है, दोनों इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हुए हैं। एक स्पाउस के, एक लिविंग स्पाउस के रहते हुए आपने दूसरी शादी जो है वो सोलमनाइज कर ली, वो कॉन्ट्रैक्ट कर ली, इसलिए यू विल बी लायबल अंडर सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। और साथ में जो सेकंड मैरिज है जो आपने पोस्ट कन्वर्जन की है वो इनवैलिड भी इसलिए होगी क्योंकि आप मतलब कन्वर्जन का बहाना लेके जो मोनोगैमी है आप उसको एस्केप नहीं कर सकते। और यही वो जजमेंट थी जिसमें आर्टिकल 44 का जो कॉन्सेप्ट है वो और उभर कर आया है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए पूरे इंडिया में, ये सब कुछ। देन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। तो ये जो आदमी लोग हैं उन्होंने बोला कि हमारी मर्जी, हम किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट हो, हम किसी भी फेथ को माने और फिर उसके बाद उस रिलीजन में कन्वर्ट होके उस रिलीजन का प्रैक्टिस करें, उस रिलीजन के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें, जैसे कि अलाउड होता है अप टू 4 वाइज, ये सब कुछ प्रैक्टिस करें, तो आप क्यों इंटरफेयर करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि हम बिल्कुल भी जो है इन मैटर्स में इंटरफेयर कर ही नहीं रहे, क्योंकि अगर आप किसी रिलीजन में ट्रूली बिलीव करते हो और फिर आप कन्वर्ट होते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप बिल्कुल सही है। लेकिन आप क्या है, आप उस रिलीजन में कन्वर्ट हो रहे हो ताकि आप एक लीगल रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जैसे हिंदू में मोनोगैमी होती है, वो आप एस्केप कर सको। आप अपने फायदे के लिए और मतलब एक डिसीटफुल मैनर के लिए, एक डिसीटफुल चीज के लिए आप कन्वर्जन कर रहे हो, ना कि क्योंकि आपको उसके अंदर, उस रिलीजन के अंदर अभी फेथ है या फिर आप उसको जेन्युइनली प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसकी वजह से आप नहीं कन्वर्ट हो रहे। आप अपने, कोई आपका पर्सनल गेन है उसकी वजह से आप कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे हो। और आर्टिकल 25 का कोई वायलेशन नहीं है, क्योंकि ये जो हम लॉ की बात कर रहे हैं कि आप बाइगैमी जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते जो हिंदू है, वो सारे हिंदूज पे एप्लीकेबल है, वो उन सारे लोगों पे एप्लीकेबल है जिन्होंने हिंदू लॉ के अंदर शादी करी थी। तो इसलिए हम किसी भी राइट के साथ, किसी भी राइट के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहे। या सो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज इट फॉर पार्ट 1। पार्ट 2 जो है उसमें अब 3 या 4 केस लॉज है वो हम कवर करेंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।